नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लालची सास को सबक। काव्या आज बहुत खुश थी। आज उसके देवर मनोज की जो शादी हुई थी और उसकी देवरानी सोनिया दुल्हन बनी दरवाजे पर शरमाई हुई खड़ी थी। काव्या बढ़ चढ़कर अपनी देवरानी के आने की खुशी में शगुन बना रही थी और उसकी सास गीता जी सोनिया को देखकर बहुत खुश हो रही थी। बार बार बलैया ले रही थी। छोटी बहू की आरती उतार कर घर के अंदर प्रवेश कराया गया। छोटी बहू के यहाँ से इतना सारा दहेज आया था कि घर में रखने की भी जगह नहीं थी। गीता जी के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह तो अपने आप में फूले नहीं समा रही थी। गृह प्रवेश के बाद नई दुल्हन सोनिया ने अपनी सास गीता जी के पैर छुए और उन्हें कीमती रानी हार पकड़ा दी, जो उसकी माँ ने सासू माँ को देने के लिए दिए थे। वह देखकर तो गीता जी इतराई जा रही थी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। गीता जी सोनिया को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने लगी। सोनिया, यह है हमारे बड़े चाचा चाची और बड़े मामा मामी। उनके पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। सोनिया ने सबके पैर छुए और सबको शगुन के तौर पर चांदी की पायल, जो उसकी माँ ने भेंट स्वरूप सब रिश्तेदारों को भेजा था, उनको दिए। जैसी हुई वह काव्या के पैर छूने जा रही थी, तभी गीता जी ने काव्या को किचन से लड्डू लाने के लिए भेज दिया ताकि छोटी बहू का मुंह मीठा करवा सके। फिर भी काव्या ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सासू माँ ने छोटी बहू को बड़ी बहू के पांव नहीं छूने दिए और वह मिठाई का डिब्बा ले आई। सारी रस्में अच्छी तरह से निभ गई थी। अब आई सोनिया की पहली रसोई की रस्म। तो गीता जी ने सारा पकवान बड़ी बहू काव्या से बनवा दिए थे। काव्या बोली, माँ जी, रसोई की पहली रस्म सोनिया की है और आप मुझसे बनवा रही हैं इतना खाना। हाँ काव्या, तुम्हें तो पता है वो इतने बड़े घर से आई है। उसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं। कभी एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं उठाया है, तो यहाँ पर इतना काम कैसे करेगी। जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो। काव्या किसी के मुंह लगती नहीं थी, चाहे गीता जी बड़बड़ाकर बेहोश होकर गिर क्यों न जाएं। वह चुप ही रही और सोनिया से बोला, सोनिया, तुम बस खीर में चीनी डाल दो और पापड़ सेक दो। उसकी सास गीता जी ने कहा, किसी को खाना परोसने की भी जरूरत नहीं है। हो गया तुम्हारा रसोई का पहला रस्म और कुछ तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। काव्या घर गृहस्थी में माहिर है, तो सोनिया ने भी काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। काव्या ने सोचा, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद सब मेहमान लोग अपने घर जा चुके थे। केवल ननद माला रुकी हुई थी। फिर बारी आई पग फेरने की। गीता जी ने काव्या से कहा कि आज शाम को सोनिया को लेने के लिए उसके मम्मी पापा और उसके भैया भाभी, बहन जीजा सब आने वाले हैं। समझो 10-15 मेहमान तो होंगे ही। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ननद माला ने भी अपने माँ के हाँ में हाँ मिलाया। हाँ भाभी, 5-6 डिशेस तो बनाना ही पड़ेगा और कुछ स्नैक्स बना लेना। हाँ ठीक है दीदी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा तो मैं सब काम जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो माला ने कहा, भाभी मैं तो मदद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि महंगे सेट तो आपको मिले हैं। मुझे तो सिर्फ एक सोने की अंगूठी मिली है। आप इस घर की बड़ी बहू हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो ना, आपके लिए नेग में सोने का सेट आया है। इतना महंगा सेट तो आपके मायके वालों ने भी नहीं दिया होगा। हाँ बहू, माला सही कह रही है, गीता जी ने कहा। यह सुनकर काव्या को थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो देवरानी सोनिया को घर आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी से हैसियत में फर्क दिखाना शुरू भी कर दिया गया। फिर भी काव्या ने समझदारी दिखाते हुए
सब मेहमानों के लिए सारे इंतजाम किए। सुबह से एक पैर में दौड़ती हुई दिन भर भागा दौड़ी करती रही। सबका अच्छे से आओ भगत किया और अपनी देवरानी सोनिया को हंसते हंसते रवाना किया। जैसे ही काव्या अपने कमरे में बिस्तर पर थोड़ा कमर सीधी करने गई, वैसे ही माला कमरे में आई। भाभी, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है और आप यहाँ सोई हुई हैं। माँ ने कहा है पहले पूरा घर साफ कर लीजिए। हाँ भाभी, एक कप चाय भी बना देना। वो क्या है ना, मेहमानों से बैठकर बात करने में मेरे कमर के 12 बज गए हैं। मेरे कमर के तो कुछ उम्र ही निकल गए। थोड़ा चाय पीऊंगी तो फुर्ती आ जाएगा। जब सोने के सेट लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना भाभी। धीरे से बुदबुदाते हुए माला कमरे से बाहर चली गई। काव्या समझ गई बार बार सेठ का ताना क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले काव्या ने अपना सोने का सेट, जो सोनिया के मायके से आया था, अपनी सास के हाथों में दे दिया और गीता जी ने उसे अपने पास संभाल के रख भी लिया। वह तो यही चाहती थी। अगले दिन पग फेरने के बाद सोनिया को लिवाने के लिए उसका पति मनोज और सास ससुर और माला और उसका पति गए, पर किसी ने काव्या से कहा भी नहीं कि बहू को लिवाने के लिए उनके साथ चलो। काव्या तो बस अपना मन मसोस के रह गई। घर आने के बाद गीता जी तो छोटी बहू की बलैया ही लेती रहती थी, कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहती थी। अगर कभी काव्या सोनिया से कोई काम कह देती तो सास उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। यह क्या कर रही हो? अभी तो उसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। तुम चाहती हो कि मैं उसे घर के कामों में झोंक दूं, चूल्हा चौका करवाऊं, झाड़ू पोछा करवाऊं? अभी सोनिया की मेहंदी भी छूटी नहीं है। कुछ दिन तो उसके लाड चाव तो कर लेने दो, बाकी सारी उम्र घर के काम ही तो करने हैं। काव्या मन में यह सोचने लगती है कि मेरा तो किसी ने लाड चाव किया ही नहीं। पहली रसोई के बाद मुझे रसोई में ऐसे ढकेल दिया गया कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं होता, सिवाय रसोई के। बस रसोई के चार दीवार देखकर मैंने अपने दिन बिता दिए। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बड़ी बहू किचन में और छोटी बहू कभी मूवी देखने के लिए जा रही है तो कभी डिनर करने जा रही है। जब वह तैयार होकर निकलती थी तो सास उसे देखकर बहुत खुश होती थी, और जब वह घूम फिर कर वापस आया करती थी तो काव्या के लिए ऑर्डर होता था कि सोनिया थकी हुई घर आई है, इतनी गर्मी है, उसके लिए ठंडा ठंडा लस्सी का इंतजाम करो। कभी नहीं सोचती थी कि जो बहू घर पर है वह भी पूरा दिन घर के काम कर करके थक गई होगी। एक दिन सोनिया अपने पति मनोज के साथ रात में मूवी देखने जा रही थी तो सासू माँ गीता जी कहने लगी, बेटा सोनिया, यह क्या, तू साड़ी पहन कर मूवी जा रही है? तुम्हारी शॉर्ट्स कहाँ हैं? हम अपनी बहू पर ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। तू शॉर्ट्स पहनकर जा सकती है, नई नवेली हो तो क्या हुआ? पर माँ जी, मेरे ड्रेसेस तो आयरन नहीं है। कोई बात नहीं, काव्या है ना? काव्या, सोनिया के तुम ड्रेस आयरन कर दो। काव्या तो यह सुनकर दंग रह गई, क्योंकि जिस बहू को घूंघट में रखा गया था, आज सासू माँ कह रही थी हमारे घर में ज़्यादा रोक टोक नहीं किया जाता। ओ माय गॉड, कितना झूठ बोलती है मेरी सास। काव्या मन ही मन बड़बड़ाने लगी और बड़े गुस्से में उसके कपड़े आयरन करके सोनिया को देती है। तब सोनिया मूवी देखने चली जाती है। रात को जब मूवी देखकर आती है तो सासू माँ काव्या को कमरे में जाने नहीं देती। काव्या, अभी तो बस 12 ही बज रहे हैं, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, जाग लो, तेरी देवरानी आती होगी मूवी से, पता नहीं क्या खाया है क्या नहीं, पूछ लेना, नहीं तो गरम दूध ही दे देना, फिर सोने जाना। क्या जल्दी है तुझे? तुम्हें तो सुबह उठने की आदत है, उठ जाओगी।
वह बेचारी तो देर से सोएगी और देर से ही उठेगी। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना अपनी देवरानी के लिए। उसके माता-पिता इतना ध्यान रखते हैं, भर-भर के चीज़ें भेजते हैं, तो हमें भी तो उनकी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। काव्या गीता जी से कुछ नहीं कहती, पर अपने पति राम से इस बात की शिकायत करती थी। अब माँ जी का बहुत ड्रामा हो रहा है। उससे अकेले घर का काम नहीं होता। कभी-कभी ऐसा ज़हर बोल देती हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। अब तो एक मेंबर का काम और बढ़ गया है। मम्मी जी तो कुछ काम करवाती नहीं हैं, खुद सारा समय छोटी बहू के इर्द-गिर्द घूमती हैं। लेकिन सोनिया और मैं अगर दोनों मिलकर घर का काम करेंगे तो काम भी जल्दी से हो जाएगा और हम एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन काव्या का पति राम उसे ही समझा दिया करता था कि कोई बात नहीं, अभी वह नई नहीं है तो कुछ दिन उसे घूम लेने दो, थोड़ी मस्ती कर लेने दो। काव्या कहती है कि मैं जब नई आई थी तब तो मेरे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं भी नई नई आई हूँ। मेरा भी मन करता था घूमने फिरने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाकर कैंडल नाइट डिनर करने का अपने पति के साथ, पर मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया गया। तब आपने भी तो मेरा साथ नहीं दिया था। बस मुझे तो रसोई और घर के कामों में व्यस्त व्यस्त कर दिया गया। इस चार दीवारी में कैद होकर घुट-घुट कर जिया है। अरे! तब माँ अकेली थी काव्या और करने वाला कोई और नहीं था। पर अभी बात कुछ और है। अब तो तुम हो ना, जो तुमने सहा है ज़रूरी नहीं कि छोटी भी सहे। कुछ समय तुम उसे उसके हिसाब से जीने दो। बाद में तो तुम दोनों को साथ ही तो रहना है। पति की ऐसी दलीलें सुनकर वह चुप हो गई, कुछ ना बोल सकी। ससुराल में एक पति होता है जिसे पत्नी अपना दुख सुख बांट सकती थी, लेकिन जब वही सुनने को तैयार नहीं है तो किसे दुखड़ा कहती। ऐसे ही एक दो महीने में एक बार सोनिया के मायके से कोई आ जाता था, कभी कोई त्योहार देने या कभी कभी कोई मिलने आता ही रहता था। और जब भी कोई आता तो खातिरदारी करने की जिम्मेदारी अकेली काव्या की होती। सोनिया अपने मायके वालों के साथ ही बैठी रहती और काव्या को आवाजें देती रहती कि ठंडा लाओ, चाय लाओ, बर्तन उठाकर ले जाओ। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। एक बार काव्या के मायके से उसके मम्मी पापा आए काव्या के भाई की शादी का न्योता देने के लिए, जबकि वह लोग फ़ोन करके ही आए थे। जब वे लोग पहुँचे तो गीता जी तो घर पर नहीं थी, ससुर जी केवल घर पर थे। तो वे अपने समधी और समधन के पास बैठे और काव्या अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग गई। पहले ठंडा लाई और फिर किचन में चली गई, चाय का पानी चढ़ाया। फिर दौड़कर देवरानी सोनिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अंदर से ही जवाब दिया कि मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो मैं तो नहीं आ सकती हूँ ना, कोई मदद नहीं कर सकती। मन मार कर काव्या वापस आ गई। चाय नाश्ता बनाकर वो अपनी मम्मी पापा को देकर रसोई में गई और उसने सासू माँ को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उनके कमरे में ही बजने लगा। काव्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह थोड़ी देर भी अपने माँ पापा के पास नहीं बैठ पाई। कार्ड देकर वे लोग चले गए और उसके आधे घंटे के बाद सासू माँ घर आ गई तो उसके ससुर जी ने शादी का कार्ड और मिठाई गीता जी को दिया और अपने कमरे में चले गए। काव्या की आंखों में आंसू थे। सास ने पूछा तो काव्या बोली, माँ जी, कल मम्मी ने फ़ोन करके बोला था कि आज वे लोग आएंगे और आप फिर भी घर से बाहर चली गईं और फ़ोन भी लेकर नहीं गईं। और सोनिया को बुलाया तो उसने अपने कमरे से ही कह दिया कि उसके हाथों में मेहंदी लगी है और वह बाहर भी नहीं आई। एक साल के बाद मेरे मायके वाले मेरे घर आए थे और उनके पास 2 मिनट बैठने वाला कोई नहीं था। क्यों भाई,
तेरे ससुर जी तो घर पर ही थे, क्या काफ़ी नहीं था? या पूरा खानदान उनकी सेवा में हाजिर हो जाता? वह कोई राजा महाराजा तो नहीं थे। और कौन सा बहुत मिठाइयों का डिब्बा ले आए कि होली का सीजन आ रहा है तो बेटी के घर गुजिया, कलर, पिचकारी वगैरह दे दे। सिर्फ आधा किलो मिठाई मुंह उठाए चले आए। यह भी नहीं सोचते कि बेटी के घर सिर्फ आधा किलो मिठाई लाने से बेटी की नाक कटती है। अपने माता पिता की बेइज्जती होता देख काव्या को बहुत गुस्सा आया, पर वह शांत रही। उसने सारी बात अपने पति राम को बताई तो उसे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन काव्या ने कह दिया कि अगर अब वह सोनिया के साथ कुछ गलत करे तो उसे भी कोई कुछ न कहे। वह मन में कुछ ठान कर बैठ गई और सही समय का इंतजार करने लगी कि अब उसे भी सोनिया को कम से कम एक बार मजा चखाना था। और वैसे ही हुआ। 1 डेढ़ महीने बाद ही सोनिया के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया कि अगले दिन शाम को वे लोग सोनिया से मिलने आएंगे। और गीता जी ने काव्या से कहा कि कल समधी जी लोग आ रहे हैं तो रसोई तुम ही संभालो। यह लोग खाने की लिस्ट, पूरी सब्जी, दही बड़े, मिठाई, पापड़, रायता, यह सब बन जाने चाहिए। आओ भगत में कहीं कोई कमी न हो। सोनिया को तो अभी पार्टी में जाना है, इसलिए वह कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएगी। मैं तो ज़्यादा खड़ी होती हूँ तो सांस फूलने लगता है, इसीलिए मुझसे तो उम्मीद मत करना। हाँ, कहीं कोई कमी ना हो। वह लोग सामान भी भर भर कर लाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। तुम्हें तो पता है, ध्यान रखना। लेकिन काव्या ने कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अगले दिन का इंतजार करने लगी। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और रोज की तरह दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। और जब सोनिया रसोई में इंतजाम देखने गई तो हक्की बक्की रह गई कि रसोई में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। सोनिया ने पूछा, भाभी अब तक कोई स्नैक्स वगैरह नहीं बनाए? शाम को मम्मी पापा और भैया भाभी सब आने वाले हैं। इतनी गर्मी है, आते ही ठंडा पानी पीने को चाहिए, तो थोड़ा जल्दी करना। लेकिन काव्या ने कोई जवाब ना देते हुए कहा कि खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लो, उनके आने में अभी बहुत समय है, खा पीकर तैयार हो जाओ। सब लोग खाना खा चुके थे और काव्या अपने कमरे में चली गई और तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। सासू माँ सोनिया दोनों हमेशा की तरह निश्चिंत होकर तैयार होने लगी। सोनिया के मायके वाले शाम को पहुंच गए। डोरबेल बजाई तो सोनिया के ससुर जी ने दरवाज़ा खोला और सोनिया को आवाज़ दी, बहू तेरे मम्मी पापा आ गए हैं। सोनिया और उसका पति मनोज जल्दी से बाहर आ गए और ड्राइंग रूम में बैठ गए तो गीता जी भी आ गई और बैठ गई। सभी इधर उधर की बातें करने लगे। देख सोनिया, तीज पर तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ। और समधन जी, आपके लिए 2 साड़ियाँ लाई हूँ, पसंद है ना? हाँ समधन जी, आपके तो दिए हुए सारे गिफ्ट हमें बहुत पसंद आते हैं। आप इधर उधर से साड़ी थोड़ी न लाते हैं, ब्रांडेड लाते हैं। गीता जी साड़ी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुका था। अभी तक काव्या चाय पानी तक लेकर नहीं आई। लेकिन सोनिया और गीता जी किचन की तरफ देखने लगी कि अभी काव्या ठंडा लेकर आती होगी। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो गीता जी किचन में गई तो देखा तो वहाँ ना तो काव्या है और ना ही कोई इंतजाम। फिर उसने इशारे से सोनिया को बुलाया और खुद काव्या के कमरे में गई तो देखा कि काव्या अपने कमरे में भी नहीं थी और ढूंढा तो पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। तो गीता जी के तो हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करे। वह दौड़कर रसोई में गई और सोनिया को जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले जाने को कहा। सोनिया कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठक में गई तो उसने
उसके मायके वाले भी काव्या के लिए इधर उधर देख रहे थे, पर उन्हें काव्या दिखाई नहीं दी। तो सोनिया की मम्मी ने पूछ ही लिया कि काव्या कहाँ है। तो गीता जी ने बात संभालते हुए कहा कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गई है, उसे आने में देर हो जाएगी। वरना आप उसे तो जानती ही हैं, सोनिया को वो अपनी छोटी बहन मानती है और आप लोगों को भी अपने मायके के जैसा ही समझती है। जी बहन जी, आज तक हम जब भी यहाँ आए हैं, सोनिया से ज़्यादा तो काव्या ने ही हमें अपना समझा है। आज हमें उसकी कमी खल रही है। लगता है आज जैसे काव्या के बगैर घर खाली खाली सा लग रहा है। सोनिया के पापा बोले तो सोनिया सबके मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद वे लोग उठकर जाने लगे तो सोनिया की मम्मी ने सोनिया से कहा, बेटी तुम्हारी जेठानी बहुत प्यारी है और बहुत केयरिंग है। उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन समझना। वह बहुत सरल और सीधी है। कभी भी उसके सीधेपन का फ़ायदा मत उठाना। बेटा अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं। बस काव्या नहीं मिली, उसे हमारा प्यार देना। तभी काव्या भी आ गई। उसने सोनिया के मायके वालों की सारी बातें सुनी, जो लगातार काव्या की तारीफ किए जा रहे थे। और तभी सोनिया के पापा का ध्यान काव्या की तरफ गया तो उन सब के चेहरे खिल उठे। उन्होंने काव्या से मिलकर विदाई ली। वे लोग चले गए और काव्या अपने कमरे में जाने को हुई तो गीता जी गुस्से से भर कर बोली, कहाँ से आ रही हो? तुझे पता है ना कि इसके मायके से उसके मम्मी पापा और उसके भाई भाभी आने वाले हैं और तुम फिर भी घर से बाहर निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को घर से बताए जाने की? मैं पापा जी को बताकर गई थी, जो इस घर के मुखिया हैं। क्या यह काफ़ी नहीं था? या जाने से पहले पूरे खानदान को बताकर जाना जरूरी था? और मैं घूमने नहीं गई थी। अपना फ़ोन मैं अपने साथ लेकर गई थी। अगर मेरी ज़रूरत थी तो फ़ोन कर लेते। बहू तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम तुम्हें काम के लिए आवाज़ देकर बुलाते रहेंगे। अच्छी तरह से पता था तुम्हें, फिर भी इस वक्त पर तुम चली गई। भाभी आपको पता है ना कि रसोई आपके जिम्मे है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती? काव्या बोली, देखो सोनिया, नाश्ता मैंने बना दिया था, लंच मैंने तैयार कर दिया, तो अब क्या चारपाई डालकर रसोई में ही पड़ी रहूं कि कब कोई ऑर्डर आएगा और मैं जल्दी से उठकर ऑर्डर पूरा करूंगी? और रसोई की जिम्मेदारी घर में बहुओं की जिम्मेदारी होती है और तुम भी बहू हो। मैं एक ही बहू नहीं हूँ काम करने के लिए। बहू तुम अपनी तुलना छोटी बहू के साथ कैसे कर सकती हो? अपने आप को देखो, अपनी हैसियत को देखो और छोटी बहू की हैसियत को देखो। तुम्हारे मायके से आता क्या है और छोटी बहू के घर से सबके लिए भर भर के उपहार आते हैं और उनका आदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज है। वह माँ जी, उपहारों की बात तो आप रहने ही दो। अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं कि सोनिया के मायके से आया क्या है। और जिस सोने के सेट की बात आप कर रही हैं, वह तो मैंने आपको उसी समय ही पकड़ा दिया था। और जो भी उपहार आते हैं, वह सब आपकी ही अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह तो आप अपनी बेटी माला को देंगी। तो मुझे इन सब चीज़ों का रौब मत दिखाइए। दहेज आपने लिया है तो लाड लगाओ आप ही। भाभी आपको मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करना चाहिए। मनोज भी बोल पड़ा, अच्छा तो ससुराल वाले तुम ही हो देवर जी? तेरे भाई ससुराल के बिना ही हैं। याद करो जब मेरे मम्मी पापा आए थे तो तुम भी घर पर ही थे और अपनी पत्नी के हाथ में पार्लर वाली से मेहंदी लगवा रहे थे। तब तो तुम्हें अपने भाई के ससुराल वालों की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं आया। यह सब बातें चल रही थी। फिर राम राम भी ऑफिस से आकर घर के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ
सुन रहा था। वह भी बोल पड़ा, यह क्या हो रहा है काव्या? तुम बड़ी हो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। माँ ने फ़ोन करके मुझे सब बता दिया है। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। अब आप भी मुझे ही बोल रहे हो। उस दिन अगर पापा जी घर पर नहीं होते तो मेरे मम्मी पापा अकेले बैठे रहते। उस दिन आप किसी से कुछ भी नहीं कह सके, तो आज भी चुप रहिए। आज के बाद आप सब लोग कान खोल के सुन लो। जो मेरे साथ जैसा करेगा उसके साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगी। फिर उसने अपने पति को देखकर कहा, मैं बड़ी हूँ और यह छोटी है। और मैं बड़ी कितनी हूँ? मेरी शादी को अगर 2 साल हो गए हैं तो सोनिया को भी इस घर में आए साल भर से ऊपर हो गया है। अभी भी यह नई नहीं है और मेरे लिए जिम्मेदारियां और इसके लिए लाड और चाव। अगर यह ज्यादा दहेज लाई है तो आप लोगों के लिए लाई होगी। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं ही सबके लिए काम करूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उतना दहेज नहीं दिया जितना आपको चाहिए था। और एक बात, मेरी हैसियत किसी से कम नहीं। मेरी हैसियत अब वही है जो इस घर की बहू की होनी चाहिए, छोटी बहू जैसी। बेटियां तो हम अलग अलग घर की हैं, लेकिन बहुएं तो हम एक ही घर की हैं और हैसियत भी हमारी एक सी है। बहुत खुश थी मैं जब सोनिया इस घर में मेरी देवरानी बनकर आई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सोनिया के साथ बहनों वाला रिश्ता रखूंगी। मैं तो इसे छोटी बहन समझती रही। इसने तो मुझे इस घर की काम वाली समझ लिया। सोचा था कि इसके मायके वाले निश्चिंत होंगे कि हमारी बेटी को जेठानी नहीं बड़ी बहन मिली है। लेकिन आज से मैं जेठानी बन के ही रहूंगी और हर समय रसोई में नहीं घुस कर बैठी रहूंगी। अपने लिए भी समय निकालूंगी और सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाऊंगी। जो जैसे करेगा वैसे ही करूंगी। मैं भी बस करो बड़ी बहू, बहुत बोल लिया। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम चुप ही नहीं हो रही हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहू की बराबरी कैसे करती हो। माँ, छोटी बहू तो आपकी ही सही, लेकिन बड़ी बहू किसकी है? क्या काव्या आपकी बहू नहीं है? या मैं आपका बेटा नहीं? राम ने बोला तो गीता जी को बहुत बुरा लगा। अब तो इसकी तरफदारी करने लगा है। मैं हर बार काव्या को ही समझता रहा, समझाता रहा कि तुम बड़ी हो तो उसे छोटी बहन समझो, पर आप सबकी सह पर वो काव्या को नौकरानी समझ बैठी। अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भी इसे ब्याह कर ही लाया था। गीता जी इसके बाद फिर से कुछ कहने को मुंह खोलने लगी तो उनके पति ने उन्हें रोक दिया। बस करो भाग्यवान। अरे, तुम्हें तो दोनों बहुओं को एक समान देखना चाहिए। शायद सोनिया के मायके वालों ने इन दोनों के रिश्तों को पहचान लिया था, तभी वे अपनी बेटी को आज कुछ समझा कर गए थे। तुम भी कुछ समझो, कहीं घर के दो टुकड़े ना करवा के रख दो। सोनिया बोली, भाभी आप प्लीज हमसे देवरानी जेठानी वाला रिश्ता मत रखना। आज मम्मी पापा ने भी मुझे यह समझाया था कि मैं आपको बड़ी बहन समझूं। आपने तो मुझे छोटी बहन माना, पर मैं ही आपका सम्मान नहीं कर पाई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन अब शायद मुझे पहले जैसा बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। ससुर जी बोल पड़े, बड़ी बहू सही कह रही है। आज तक काव्या के साथ किसी का भी व्यवहार सही नहीं था। सब ने छोटी बहू सोनिया को पलकों पर बिठाया। काव्या इस घर की बड़ी बहू है और उसने सबको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, अपनी ननद का भी ख्याल रखा। पर माला भी अपनी माँ के ही नखरे सीख गई। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि सोनिया के यहाँ जाने के बाद सब भेदभाव करने लगे हैं, क्योंकि वह पैसे वाले घर से आई है। उसके घर से भर भर के सामान आता है, पर काव्या बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। सब बड़ी बहू और छोटी बहू में भेदभाव करते हैं,
यह ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज समझा रहा हूँ, पर आइंदा मुझे कोई शिकायत का मौका न मिले। उम्मीद करता हूँ आज के बाद सब घर में एकता बनाए रखेंगे, नहीं तो काव्या दोबारा मौका नहीं देगी। अगले दिन सुबह जब काव्या किचन में आई तो सोनिया सबके लिए चाय बना रही थी। सासू माँ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सोनिया काव्या के गले लगकर सॉरी बोली, चाय पी लो दीदी, आपकी बहन ने बनाई है। तो काव्या ने भी बड़ा दिल करके सबको माफ कर दिया और खुशी से चाय पीने लगी। आज पहली बार अपनी देवरानी के हाथ से उसे बना बनाया चाय मिला था। वह बहुत खुश थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।